इस वीडियो में इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि क्या आपका स्ट्रेटजी होना चाहिए। तो देख सकते हैं ये भाई साहब ने क्वेश्चन पूछे हैं कमेंट के जरिए कि हाउसिंग इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के बारे में इनको जानकारी चाहिए कि क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए। और इन्होंने 100 to 200 आई थिंक 1000 to 200 2000 लिखना चाहते थे, जो भी हो, बट वो क्वांटिटी कुछ ऐड किए हैं, उसकी वजह से ये वरी हैं कि क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए। तो चलिए डिटेल में जानने का प्रयास करते हैं। हम यहाँ पे फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और फंडामेंटल एंड देन टेक्निकल एनालिसिस करके एक कंक्लूजन पे आएंगे और आपका स्ट्रेटजी आप समझ पाएंगे कि क्या आपका स्ट्रेटजी होना चाहिए। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बोलूँगा, इससे जो है आप डिसीजन लेने में आपको ज़रूर मदद करेगा। तो चलिए डिटेल में डिस्कशन करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि कल के डेट में और आने वाले 30 तारीख को 30 तारीख या 30 तारीख को क्या आपका डिसीजन यहाँ पे होना चाहिए। इट्स ओके। तो चलिए इसको जानने का प्रयास करते हैं। मार्केट कैप के बारे में बात करें तो 9,152 करोड़ का मार्केट कैप है। कर्जा देखें तो डेट काफ़ी ज़्यादा है, तो चल फाइनेंस सेक्टर में है तो ये तो रहेगा ही। इसको हम हाउएवर ये तो एक निगेटिव पॉइंट है, बट इसको हम अभी के लिए नज़रअंदाज कर देते हैं क्योंकि ये फाइनेंशियल सेक्टर में है। तो मे बी आने वाले समय में जब कर्जा लिए हुए हैं अच्छे इस तरह से अगर यूटिलाइज अगर करेंगे तो इनको अच्छा ग्रोथ देखने को मिल सकता है। ओके, तो अगर हम इसके प्रॉफिट ग्रोथ के बारे में बात करें तो माइनस में चल रहा है, निगेटिव चल रहा है और पी रेशियो भी काफ़ी ज़्यादा कम है। ना लोग बोलेंगे कि ये अभी लोअर वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है, तो आई थिंक ये अच्छा मौका बनता है बाइंग करने का। बट आपको ये जानना जरूरी है कि आखिरकार क्यों जो है ये लोअर वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। इस मार्केट में ओवर वैल्यूड हो चुके हैं, मोस्ट ऑफ द स्टॉक ओवर वैल्यूड हो चुके हैं, हाई पी पे ट्रेड कर रहे हैं, फिर भी ये स्टॉक में ज़्यादा तेज़ी देखने को क्यों नहीं मिला, आपको ये जानने की ज़रूरत है एज़ कम्पेयर टू अदर्स। ओके, ROCE के बारे में बात करें तो 10.2% है, प्रोमोटर होल्डिंग 22, ये भी एक निगेटिव पॉइंट है। इसका मतलब ये नहीं है कि प्रोमोटर होल्डिंग कम है या फिर नहीं है तो फिर ख़राब है। ITC देख लीजिए, प्रोमोटर होल्डिंग 0 है, इसका मतलब थोड़ी है कि वो ख़राब हो गया, नहीं। अदर पैरामीटर सही है तो इसको हम सही बोल सकते हैं, बट यहाँ पे प्रोमोटर होल्डिंग एज अ स्टैंडर्ड अगर कम होता है तो इसको एक निगेटिव पॉइंट माना जाता है, तो इसको आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। ओके, अगर हम इसके चार्ट अगर हम देखें तो 50 डे मूविंग एवरेज एंड 200 डे मूविंग एवरेज से अभी बिलो उसका प्राइस मिल रहा है, तो ये एक प्लस पॉइंट आपके लिए हो सकता है क्योंकि ये 50 डे और 200 डे मूविंग एवरेज का वैल्यू मिल रहा है। इसके कुछ प्रो को देखते हैं। प्रो ये है कि कंपनी ने डेट कम किया है और स्टॉक जो है बुक वैल्यू से कम पे ट्रेड कर रहा है। ना आप ये बोलेंगे कि अगर फ्यूचर में अगर लिक्विडेट होता है तो आपको बुक वैल्यू तक का प्राइस मिल जाएगा, और अभी बुक वैल्यू से काफ़ी ज़्यादा नीचे है। जनरली बहुत कम ऐसे स्टॉक होते हैं जो बुक वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रहे होते हैं, राइट। तो आप देख रहे हैं बुक वैल्यू कितना है 346 और इसका प्राइस कितना चल रहा है 198। तो आप ये सोचेंगे कि चलो ये ले लेते हैं, लिक्विडेट होगा तब भी फायदा है। तो कर्जा है, सबसे पहले कर्जा पे करेंगे उसके बाद शेयर होल्डर को मिलता है, तो आप गलत फहमी में ना रहें। अगर इनके कंपटीटर के बारे में बात करें तो HDFC नंबर 1 है, काफ़ी बेहतरीन ये कंपनी है। LIC हाउसिंग फाइनेंस, ये सारे स्टॉक एज़ कम्पेयर टू अगर हम कंपटीटर और पीयर के साथ कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पे इंडस बोल उतना ज़्यादा बेहतरीन नज़र नहीं आ रहा है। आपको ये भी समझने की ज़रूरत है। यहाँ पर अगर क्वार्टर रिजल्ट के बारे में बात करें, उसको देखें तो नेट प्रॉफिट देख रहे हैं 1082 से कम हुआ, फिर से कम हुआ, फिर कम हुआ, उसके बाद उसे बढ़ गया, फिर कम हुआ, फिर कम हुआ, फिर कम हुआ, फिर कम लगातार होता गया, अभी बढ़ गया। तो ये कॉन्सिस्टेंटली ये अर्न नहीं कर रहे हैं, एक कॉन्सिस्टेंसी यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये सारे पॉइंट जो है एक डिसएडवांटेज के और ही इंडिकेशन देते हैं। अगर कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ के बारे में बात करें तो ट्रेलिंग 12 मंथ में -65%, 3 ईयर में भी -9% का है, 5 ईयर में 3% का है। ओके, स्टॉक CAGR देखें तो 1 ईयर में 118% है, 3 ईयर में -46% एंड 5 ईयर में -21% का CAGR है। तो माइनस में है, तो ये सारे डिसएडवांटेज हैं। नाउ कंपनी जो है, ये जो स्टॉक है ना डिक्लाइनिंग मोड में है, ठीक है, आपको ये नहीं भूलना चाहिए। तो फंडामेंटली इसको आप सुपर स्ट्रॉन्ग नहीं बोल सकते क्योंकि कंपनी का फंडामेंटली आज के डेट में वीक है। नाउ फ्यूचर में इम्प्रूव होगा, ये सोचकर अगर आप ले रहे हैं तो आगे हम देखेंगे कि क्या फ्यूचर में इम्प्रूव होने के चांसेस हैं कि नहीं है।
एज़ कम्पेयर टू प्रोमोटर, प्रोमोटर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आते हैं। तो यहाँ पे उनका भी उसका भी एक डिसएडवांटेज देखने को मिल रहा है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस को। अगर हम इसके एफआईआईस के बारे में बात करें तो 2018 में 53% था और अभी लगातार डिक्लाइनिंग मोड में है और घटते हुए देखने को मिला। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि इनका बढ़ा है, दिसंबर 2020 में बढ़ा है देखने को मिला। अगर डीएएस के बारे में बात करें, एफआईआईस तो चलो भारत के नहीं है, वो फॉरेनर लोग हैं, तो भारत के बिजनेस के बारे में उनको ज़्यादा आइडिया नहीं होता है बट उतना ज़्यादा नहीं होता है जितना डीएएस को होता है, क्योंकि ये डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन होते हैं तो उनको इंडिया के बारे में ज़्यादा नॉलेज होता है। तो आपको डीएएस हमेशा देखना चाहिए कि डीएएस है कि नहीं। ओके, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये भी एक डिक्लाइनिंग मोड में ही है, बट इन्होंने दिसंबर 2020 में इंक्रीज किया है। क्यों इंक्रीज किया है देखेंगे। पब्लिक तो यहाँ पे भर भर कर रहेगा ही इस टाइप के स्टॉक में। ओके, तो देख सकते हैं पब्लिक लगातार इंक्रीज कर रहा था, यहाँ पे थोड़ा कम हुआ है, इट्स ओके। तो अगर हम इसको फ्यूचर को देखते हैं, फ्यूचर में क्या बेहतरीन प्रदर्शन करेगा कि नहीं। निगेटिव पॉइंट तो इसके बहुत हैं, बट इसका पॉजिटिव पॉइंट क्या क्या है, तो चलिए पॉजिटिव पॉइंट को पर नज़र डाल लेते हैं। तो पॉजिटिव पॉइंट ये है कि अभी करंट प्राइस पॉइंट 200 डे और 50 डे मूविंग एवरेज से वैल्यू मिल रहा है, ये इसका एक प्लस पॉइंट है। उसके बाद पी रेशियो बहुत कम वैल्यूएशन पे मिल रहा है, ये भी एक प्लस पॉइंट है। ओके, मैं निगेटिव पॉइंट को अभी नज़रअंदाज करके केवल पॉजिटिव पॉइंट को ही ध्यान में रख के बात कर रहा हूँ। नाउ अभी क्यों ऐसा इसका दशा बना हुआ है, मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, मार्केट हाई पे ऑलमोस्ट मैक्सिमम जो स्टॉक हैं वो हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहे हैं। तो ये स्टॉक उतने ज़्यादा हाई वैल्यूएशन पे क्यों नहीं है, क्यों इसका डिमांड कम है। डिमांड इसीलिए कम है क्योंकि डिक्लाइनिंग मोड में है। तो क्या अब अगर इसका प्राइस बॉटम में मिल रहा है तो क्या फ्यूचर में बढ़िया करेगा तो आपको मल्टीबैगर बना सकता है। अभी तो इसका प्राइस कम है ना, अभी तो ये माइनस में ग्रोथ कर रहा है, तो क्या फ्यूचर में पॉजिटिव अगर ग्रोथ करेगा और अच्छा ग्रोथ करेगा तो आपको मल्टीबैगर यहाँ से बना सकता है, क्योंकि बुक वैल्यू से भी कम ट्रेड हो रहा है, स्टॉक पी भी कम है। अगर यहाँ से अगर ये अच्छा प्रदर्शन किया तो फिर आपको अच्छा मुनाफा दे सकता है। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे देखेंगे एफआईआईस और डीएएस यहाँ पे अपना होल्डिंग यहाँ पे इंक्रीज किए हैं दिसंबर के महीना में। दिसंबर के महीना में कोई न्यूज आया होगा, इसके बेसिस पे किए होंगे, ठीक है। तो अगर हम दिसंबर में देखें तो देख सकते हैं उसका प्राइस चल रहा था 195 के अराउंड और उस समय इन्होंने अपना स्टेक को बढ़ाया है और अभी करेंटली प्राइस पॉइंट 198 चल रहा है। अगर हम इसके लॉन्ग टर्म का अगर हम चार्ट देखें तो अगर हम मैक्स देखें तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं ये ऊपर की ओर गया था और अच्छा खासा रिटर्न देने के बाद फिर से ऊपर से लुढ़क कर नीचे आ गया। अब इसमें आप अगर वोलाटिलिटी देखें तो वोलाटिलिटी रेट बहुत ज़्यादा है, ऊपर अप्स डाउन बहुत होते हैं। तो जो लोग इसमें बाई किए हुए हैं वो समझ जाएं, क्योंकि अगर आप वोलाटिलिटी को आप बर्दाश्त कर सकते हैं तो ही आप इसमें एंटर करें, अदरवाइज वेरी रिस्की है, ठीक है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो फंडामेंटली अभी वीकर नज़र आ रहा है। आप अभी वैल्यूएशन कम होने की वजह से अगर आप यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से आपको इस टाइप के स्टॉक से दूर रहना चाहिए, क्योंकि अगर कोई स्टॉक अगर डिक्लाइनिंग मोड में है, भले ही एफआईआईस और डीएएस अपना स्टेक बढ़ाए हैं, बट अगर डिक्लाइनिंग मोड में है तो वहाँ पे आपको उससे दूर रहना चाहिए मेरे हिसाब से। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि वाई हाउसिंग फाइनेंस, इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस आप लेंगे। हमारे पास आपके पास जो है कई सारे स्टॉक हैं जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है और ग्रोथ लगातार दिखा रहे हैं और फ्यूचर में भी ग्रोथ दिखाएंगे। ऐसे कई सारे स्टॉक भरे पड़े हैं, तो आप इसी को क्यों सेलेक्ट करेंगे, इसको क्यों प्रायोरिटी आप दे रहे हैं, अब बताइए। हाँ, अगर इसके बिजनेस के बारे में आपको ज़्यादा आइडिया है, अगर आप इसके एम्प्लॉई हैं, आप या फिर इस सेक्टर में काम करते हैं, आपको ज़्यादा नॉलेज है इसके बारे में, तो फिर से ठीक है। अगर आप न्यूज़ के बेसिस पे और एफआईआईस और डीएआईस ने अपना स्टेक बढ़ाया, इस बेसिस पे अगर आप बाई कर रहे हैं तो आपको संभल जाना चाहिए, ठीक है। आपको ऐसे डिसीजन नहीं लेना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। लगातार अपर सर्किट बीच में दिखाया और इस अपर सर्किट के वजह से अगर आप बाई कर रहे हैं तो भी आपको समझ जाने की ज़रूरत है। अगर हम 6 मंथ का अगर हम चार्ट यहाँ पे देखें तो देख सकते हैं लगातार इन्होंने अपर सर्किट लगाया है, देख सकते हैं 62% रिटर्न, फिर नीचे से फिर से देख सकते हैं 25%। तो इन जो अपर सर्किट लग रहे हैं ना, ऑल टाइम हाई भी लगाया है,
ठीक है, ऑल टाइम हाई को देखकर अगर आप बाई किए हुए हैं तो आपको समझ लेना चाहिए। ओके, ये तो हो गया, ये सारे बातें हैं यहाँ पर। ओके, अगर हम इसके कुछ स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में बात करें तो सम ऑफ द स्ट्रेंथ यहाँ पर नज़र आएगा, लाइक बुलिश हरामी। बुलिश हरामी मीन्स बुलिश एक रिवर्सल बीच में दिखाया था, ये इसका स्ट्रेंथ है। गुड एग्रीगेट कैंडल। ओके, अब मैं इसको पढ़कर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, आपको ऑलरेडी सम ऑफ द पॉइंट में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका, लाइक एफआईआईज और डीआईज ने, इंस्टीट्यूशन ने अपना होल्डिंग इंक्रीज किया है, म्यूचुअल फंड वालों ने अपना होल्डिंग इंक्रीज किया है। वीकनेस में तो बहुत सारे वीकनेस हैं, वीकनेस तो पूछिए ही मत। अपॉर्चुनिटी, एक्सपर्ट स्टॉक स्क्रीनर, बेंजामिन ग्राहम वैल्यू स्क्रीन। ओके, पी रेशियो कम पे मिल रहा है। थ्रेट क्या है, तो वीकनिंग टेक्निकल एंड शेयर प्राइस डिक्लाइनिंग, शेयर प्राइस डिक्लाइन हो रहा है, ये भी आपको यहाँ पे समझने की ज़रूरत है। अदर्स में टॉप गेनर, इट्स ओके। नाउ अभी आपका स्ट्रेटजी यहाँ पे क्या होना चाहिए। ओके, इसमें वोलाटिलिटी बहुत ज़्यादा है, कई सारे लोग ऊपर के लेवल पे बाय किए होंगे तो अभी जो है 20% के गिरावट में है। इस लेवल पे बाय किए होंगे तो बीच में इनको गिरावट मिला होगा 40%। और ऐसे लोग जो इस लेवल पे नवंबर में अगर बाय किए होंगे उसको कुछ बेनिफिट पे अभी भी होंगे। तो जो यहाँ पे वोलाटिलिटी है काफ़ी ज़्यादा है, इसमें बहुत सारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी नज़र आते हैं। ओके, टेक्निकल्स क्या बोलते हैं, चलिए अब टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। फंडामेंटली मेरे हिसाब से आपको दूर रहना चाहिए, आपको न्यूज़ के बेस पे आगे नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि रियल इस्टेट जो फाइनेंशियल सेक्टर के जो कंपनी है ना, उसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। ओके, तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको दूर रहना चाहिए। नाउ टेक्निकल्स क्या बोलते हैं, अब टेक्निकल्स को समझने का प्रयास करेंगे। अभी टेक्निकली लगातार डिक्लाइनिंग मोड में है और करेंटली आरएसआई वैल्यू 34 के आसपास, 32 के आसपास चला गया है। और बीच में तो यहाँ पे देख सकते हैं आरएसआई वैल्यू काफ़ी ज़्यादा नीचे चला गया था, 25 के अराउंड। ओके, तो टेक्निकल जो है अभी भी डिक्लाइनिंग का ही ओर इशारा कर रहे हैं कि अभी ये स्टॉक जो है डिक्लाइनिंग मोड में है और लगातार गिरावट में है। इस लेवल पे अगर आप बाई कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से आपको समझ जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप नीचे गिरावट में ले रहे हैं तो आपको फ़ायदा ही होगा, हो भी सकता है कि कुछ इसके प्लस पॉइंट भी हैं। म्यूचुअल फंड वालों ने अपना स्टेक को बढ़ाया है, उसके बाद एफआईआईज ने स्टेक को बढ़ाया है, और बट मेरे हिसाब से टेक्निकली ये वीक नज़र आ रहे हैं और फंडामेंटली भी वीक नज़र आ रहे हैं। तो मेरा अपना जो है अगर स्ट्रेटजी अगर आप पूछें तो मेरे हिसाब से आपको बने रहना चाहिए। अगर पहले से ही बाई कर लिए हैं, तो पहले से बाई किए हुए हैं तो बने रहना चाहिए आपको। बट ऐसे लोग जो अभी बाई करना चाहते हैं उनको यहाँ पे सावधान हो जाने की ज़रूरत है, क्योंकि मेरे हिसाब से एज़ कम्पेयर टू अदर्स, कई सारे अदर्स जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है और टेक्निकली भी स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, उन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ना कि इस स्टॉक में फोकस करना चाहिए। ठीक है, मेरे हिसाब से आपको यहाँ पे बाई नहीं करना चाहिए। नए लोगों को मैं बिल्कुल भी सलाह नहीं दूंगा इंडिया बुल्स फाइनेंस हाउसिंग फाइनेंस में। बट ऐसे लोग जो ऊपर के लेवल पे बाय किए हुए हैं वो वेट कर लें। कब तक वेट करना है, जब तक उनको अच्छा खासा प्रॉफिट नहीं हो जाता है। प्रॉफिट क्योंकि लॉन्ग टर्म के हिसाब से बाय किए हुए हैं तो उनको एग्जिट करने का मौका ज़रूर मिलेगा, मुझे ऐसा मानना है। अगर एग्जिट करने का मौका अगर मिलेगा तो वो जो है एग्जिट कर सकते हैं। मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत अपर सर्किट अगर लगाएगा, मान लीजिए 20% 40% अपर सर्किट लगाया, तो उस समय आप प्रॉफिट बुक करके निकल जाएं। नहीं सोचना है, दोबारा एंट्री नहीं करना है कि ये मल्टी बैगर बनाएगा। कई सारे अदर स्टॉक भी हैं जो मल्टी बैगर बनाने की कैपेबिलिटी रखते हैं। तो ये मेरा पर्सनल स्ट्रेटजी रहेगा। अब बाकी आप ज़्यादा समझ सकते हैं। आप मेरा ये वीडियो जो है आपको डिसीजन लेने में मदद कर सकता है। तो फंडामेंटली ये वीक है और टेक्निकली भी अभी डिक्लाइनिंग मोड में वीक है। हो सकता है रिवर्सल स्टार्ट हो जाए, बट मैं अभी तो अगर मुझे एंट्री करना रहता तो मैं तो बिल्कुल भी नहीं करता। और पहले से अगर आप एंट्री कर लिए हुए हैं तो प्रॉफिट बुक करके ही निकले, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग ये प्रॉफिट बुकिंग करने का एक मौका देगा आपको। ओके, तो ये हमारा डिसीजन रहेगा। नाउ अगर फिर भी किसी प्रकार का डाउट हो रहा है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।